क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम ले रहे थे फिजिक्स का टॉपिक और उसमें पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल। तो कल आपको दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए थे, 5 क्वेश्चन करवाए थे। 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन थे जो एग्जाम्पल थे नोटबुक से, और बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए थे नोटबुक से, अभ्यास प्रश्न जो होते हैं उनमें से। तो समझ आए होंगे आपको, आपने ट्राई भी की होगी। और अब देखिए अपना जो दूसरा पार्ट है वो शुरू होता है। परावर्तन इससे पहले हम पढ़ रहे थे जो दर्पण से होता है, और अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। तो इसकी परिभाषा के बारे में बताया था आपको कल, और इसके अतिरिक्त ये क्यों होता है इसका रीज़न जो है वो आपको बताया था। कांच के आयताकार स्लेब से किस तरह से अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से, मूल दिशा से या मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। और किसके माध्यम से होता है अपवर्तन? लेंस के माध्यम से। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। तो दर्पण से परावर्तन की घटना होती है और लेंस से अपवर्तन की घटना होती है। दोनों ही घटनाएं जो है वो प्रकाश के गुण हैं। तो अब देखिए दूसरा जो इसका पार्ट है वो लेते हैं हम अपवर्तन वाला। इसकी परिभाषा होती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर प्रकाश किरण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर प्रकाश किरण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। और ये किसके द्वारा आता है? लेंस के माध्यम से। इसके लिए हमने डायग्राम बनाया था कल। ये कांच के आयताकार स्लेब, ABCD नाम देते हैं इसको, और इस पर तिरछी किरण आपतित होती है। इसका नाम हमने दिया था PQ। फिर यहाँ पे हमने बनाया था एक अभिलंब, और ये था अपना वायु माध्यम, और वायु माध्यम होता है विरल। यह है काच माध्यम, और काच होता है सघन माध्यम वायु की तुलना में। इसके बाद में ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो उसका वेग
कम हो जाता है, इसीलिए वो अभिलंब की ओर झुकेगी। और यहाँ पर एक और अभिलंब बनाते हैं, तो अब ये जो प्रकाश की किरण है वो वापस सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपतित किरण है, ये इसका अपवर्तन हुआ तो ये अपवर्तित किरण है। और ये निर्गत किरण है। आपतित किरण अभिलंब के साथ, इसको एम एन नाम देते हैं, इसको एम डेस एन डेस नाम देते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं कोण आई, या इसको कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं कोण आर, उसका नाम होता है अपवर्तन कोण। तो यह है इसकी डेफिनेशन। और इस चित्र से आप समझ पाएंगे कि प्रकाश की ये एक किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह कौन सी है? ए बी। इस पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? हट जाती है। अगर ये नहीं हटती तो इसकी डायरेक्शन होती ये, लेकिन ये विचलित हो गई है। अब ये अभिलंब के पास आती है कि उससे दूर जाती है, ये निर्भर करता है कि वो विरल से सघन में जा रही है कि सघन से विरल में जा रही है। यदि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। इस तरह से यह अपवर्तन की घटना होती है। एक प्रश्न होता है कि अपवर्तन होता क्यों है? अपवर्तन क्यों होता है? इसका उत्तर क्या होगा? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर किसी में आ जाए प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। जैसे वायु माध्यम है और कांच माध्यम है। वायु कैसा माध्यम है? गैसीय। कांच कैसा माध्यम है? ठोस। ठोस के कण क्या होते हैं? पास पास। द्रव के उससे दूर दूर, और गैस के उससे भी दूर। तो वेग जो है प्रकाश का वो सघन माध्यम से यानी ठोस माध्यम में कम होता है, द्रव में उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और गैस में सबसे अधिक होता है। इसीलिए ये अपवर्तन की घटना होती है। उसके बाद में देखिए, जिस तरह से हमने देखा था परावर्तन के नियम, उसी तरह से यहाँ पर अपवर्तन के नियम भी है। एक आपको बताया था, अगर ये प्रकाश की किरण अगर तिरछी आपतित हो रही है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। यदि ये प्रकाश की किरण इसके लंबवत 90 डिग्री के कोण पे आपतित हो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, कोई अपवर्तन की घटना नहीं होगी।
अपवर्तन के नियम। दो नियम है इसके। प्रथम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया प्रथम नियम। ये परावर्तन के नियम से मिलता जुलता है। परावर्तन के नियम में हमने क्या बताया था? पहला नियम था आपतित किरण और यहाँ पे था परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण होती ही होती है। तो उसमें हमने बताया था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। और ये क्या नियम है? इस नियम के अनुसार आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम में सर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, साइन आई ऑब्लिक साइन आर बराबर स्थिरांक। साइन आई ऑब्लिक साइन आर बराबर क्या? स्थिरांक। और ये स्थिरांक जो है उसको क्या बोलते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। तो इसको फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, साइन आई ऑब्लिक साइन आर बराबर म्यू। इसके लिए संकेत है ये, म्यू को कैसे लिखा जाता है? म्यू। ये इस तरह से छोटा यू लिख के और इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देते हैं तो हो जाता है म्यू। साइन आई ऑब्लिक साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस नियम के अनुसार आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपतन कोण आपतन कोण की ज्या साइन आई
साइन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? जा। आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। साइन को बोलते हैं जा, इसीलिए लिखा है यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा। तो साइन आई ऑब्लिक साइन आर इजिकल टू म्यू, ये होता है माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर। जैसे कि उस चित्र में हमने देखा था, इस तरह से जो बनाया गया था, इसमें ये तिरछी रेखा बनी थी और ये यहाँ पे हमने बनाया था अभिलंब, और इस अभिलंब से फिर क्या हो गया, प्रकाश की किरण इधर मुड़ गई थी, फिर अभिलंब बनाया था, फिर प्रकाश की किरण वापस इधर मुड़ गई थी। तो ये P, ये Q, ये R और ये S। तो यहाँ पे हमने देखा था अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कोण I, यानी आपतन कोण की जा। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, त्रिकोणमिति होती है जो गणित में, उसमें साइन कॉस और टेन होते हैं कि नहीं होते हैं? उसका जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसको त्रिभुज अगर मान ले हम तो लंब बटा कर्ण के हिसाब से साइन आई, इसको बोलते हैं ज्या। साइन कोस और टेन ये होती है। तो ये पहले वाला होगा लंब बटा कर्ण। अगर इसको यहाँ पे बंद कर दें तो ये त्रिभुज बनता है। तो इस कोण की आपतन कोण की ज्या और ये अपवर्तन कोण की ज्या है कोण आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक प्राप्त होता है जिसको माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। ये इसका संकेत है। ये इसका दूसरा नियम हो गया। तो अपवर्तन के कितने नियम हुए? 2 नियम। लेंस से संबंधित परिभाषाएं लेंस से संबंधित परिभाषाएं, इसमें जिस तरह से हमने पढ़ा था दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उसी तरह से लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले आता है प्रकाशिक केंद्र, इसको O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के बीच में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस के बीच में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसको O से प्रदर्शित करते हैं। जैसे
ये देखिए, और इसके बीच में स्थित बिंदु ये रहा। तो ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र ओ। ये यहाँ इससे किरण आएगी तो बिना मुड़े सीधे चली जाती है। ये पहला इसका हो गया। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ गए? ये हो गया उत्तर लेंस, और ये हो गया प्रकाश केंद्र ओ। तो ये वाली रेखा जो हो क्या है? मुख्य अक्ष होगी। दर्पण में जैसा हमने पढ़ा था उसी तरह से लेंस में भी ये मुख्य अक्ष है। ये हो गया प्रकाश केंद्र, और ये रेखा क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। इसके बाद में देखते हैं तीसरी परिभाषा। वक्रता केंद्र। लेंस को जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, लेंस को जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, उनका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस प्रकार समझ सकते हैं इसको। जैसे ये हो गया उत्तल लेंस। कैसा लेंस हो गया ये? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ऐसे बढ़ाया जाए, और इस दूसरे वक्र भाग को अगर ऐसे बढ़ाया जाए तो ये इस गोले का केंद्र यहां होगा और इस गोले का केंद्र यहां होगा। ये C1 और ये C2, ये दोनों वक्रता केंद्र है। ये पहला वक्रता केंद्र C1 और ये दूसरा वक्रता केंद्र C2। इसके बाद में जो परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। इसकी परिभाषा क्या होगी? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के आधार पर इसे परिभाषित करते हैं।
अर्थात प्रकाश केंद्र O तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां से लगाकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। फिर है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा हमने दर्पण में बताया कि इसमें उत्तल लेंस के लिए अलग से होगा और अवतल लेंस के लिए अलग से होगा। उसमें हमने बताया था अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। यहाँ पर भी पहले हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस देखेंगे। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे चित्र से इस प्रकार समझा जा सकता है। ये देखिए, ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये बीच वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। अनंत से यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उससे चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर। तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती है, किस बिंदु पे जाके मिल रही है? इस बिंदु पे। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। किसका? उत्तल लेंस का। और अब देखिए